गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर विजय कुमार, सहायक आचार्य AFM, बाबा गंगादास राजकीय महिला महाविद्यालय शाहपुरा। बीकॉम पार्ट फर्स्ट में बिजनेस इकोनॉमिक, व्यवसाय का शास्त्र, अग्रवाल एंड अग्रवाल गुप्ता की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए, कोविड-19 के कार्यकाल के अंदर कोविड की जो डिजीज़ है उसके अंदर राज्य सरकार के द्वारा वर्क फ्रॉम होम के डायरेक्शंस मिले हुए हैं। कुछ चैप्टर्स जो आपके लिए उपयोगी हैं, उन चैप्टर्स को मैं आपके पास पुनः लेकर आया हूँ। एक बार रिवीजन के दृष्टिकोण से आप उन चैप्टर्स को पढ़ लीजिए। ये चैप्टर्स आपके लिए ना केवल स्टडी पर्पस से बल्कि व्यवहारिक जीवन में भी काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, काफ़ी उपयोगी होंगे। तो अपन बात करते हैं आज राष्ट्रीय आय की, नेशनल इनकम की। देखिए, राष्ट्रीय आय की जो धारणा है वो एक अर्थशास्त्र के अंदर बहुत महत्वपूर्ण धारणा है। जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे छोटी हो या बड़ी, कहीं ना कहीं से वो राष्ट्रीय आय से जुड़ी हुई होती है। यद्यपि राष्ट्रीय आय का जो विचार है वो नया नहीं है, काफ़ी पुराना विचार है। एडम स्मिथ से लेकर आज तक के जितने भी अर्थशास्त्री हुए हैं, उन्होंने राष्ट्रीय आय के बारे में कुछ ना कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय आय की परिभाषाओं के संबंध में, अर्थ के संबंध में। देखिए, राष्ट्रीय आय का अर्थ एवं परिभाषा के अंतर्गत पहली जो परिभाषाएं होती है वो होती है प्रारंभिक परिभाषाएं। प्रारंभिक परिभाषाओं के अंदर तीन विद्वानों की परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। पहली है प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा, दूसरी है पिगू की परिभाषा, तीसरी है फिश्टर की परिभाषा। इन तीनों की परिभाषाएं हम प्रारंभिक परिभाषाओं के नाम से जानते हैं। तो बात करते हैं मार्शल की परिभाषा की। राष्ट्रीय आय के लिए मार्शल ने राष्ट्रीय लाभांश शब्द का प्रयोग किया है। मार्शल बोलते हैं, किसी देश का श्रम एवं पूंजी देश के प्राकृतिक साधनों पर क्रियाशील होकर प्रतिवर्ष भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं और सभी प्रकार की सेवाओं का एक विशुद्ध योग उत्पन्न करते हैं। यह किसी भी देश की वास्तविक विशुद्ध वार्षिक आय या राष्ट्रीय लाभांश है। आई रिपीट अगेन, किसी देश का श्रम एवं पूंजी देश के प्राकृतिक साधनों पर क्रियाशील होकर प्रतिवर्ष, देखिए, एक वर्ष में देश का श्रम एवं देश की पूंजी देश की प्राकृतिक साधनों पर क्रियाशील होकर प्रतिवर्ष भौतिक और अभौतिक वस्तुओं और सेवाओं का एक विशुद्ध योग उत्पन्न करती है। यह उस देश की वास्तविक विशुद्ध राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय लाभांश कहलाता है। मार्शल ने राष्ट्रीय आय की जो परिभाषा दी है उसके संबंध में उन्होंने कहा है कि आपको निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो ये कि सामान्यतः राष्ट्रीय आय की गणना वार्षिक आधार पर की जाती है, यानी एक वर्ष के लिए की जाती है। कुल उत्पादन में से मशीनों की टूट फूट और डेप्रिसिएशन को हम घटा देते हैं। तीसरी बात, विदेशी विनिमय से प्राप्त होने वाली शुद्ध आय राष्ट्रीय उत्पादन में जोड़ देनी चाहिए। जो हमें विदेशों से आय प्राप्त होगी उन्हें भी हमको राष्ट्रीय आय के अंदर जोड़ देनी चाहिए। व्यक्तियों की वे सेवाएं जो परिवार के सदस्यों एवं मित्रों को बिना किसी मूल्य प्रदान किए दी जाती है, यानी टीचर है, टीचर अपने बच्चों को दे रहा है, या नर्स है, नर्स अपने बच्चों को सेवाएं दे रही हैं, और निजी संपत्ति या सार्वजनिक संपत्ति से प्राप्त लाभ इत्यादि को राष्ट्रीय आय के अंदर शामिल नहीं करना चाहिए। अगर निःशुल्क सेवाएं हैं, माँ बाप दे रहे हैं बच्चों को या नर्स अपने बच्चों को दे रही हैं, तो आप उन सेवाओं को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। मार्शल पर की जो अच्छी परिभाषा थी, उन्होंने कहा था कि एक वर्ष के अंदर देश की श्रम एवं पूंजी देश के प्राकृतिक साधनों पर क्रियाशील होकर प्रतिवर्ष भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं का विशुद्ध योग तैयार करती है, उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। लेकिन इस परिभाषा की कुछ आलोचनाएं भी हैं। पहली आलोचना ये है कि गणना में कठिनाई, डिफ़िकल्टी इसकी कैलकुलेशन में होती है।
किसी देश में वर्ष भर में उत्पन्न असंख्य वस्तुओं एवं सेवाओं का सांख्यिकीय स्टैटिस्टिकली माप करना कठिन होता है। आजकल राष्ट्रीय आय की गणना मुद्रा में की जाती है। मुद्रा में राष्ट्रीय गणना में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं। विनिमय के लिए वस्तुओं का उपलब्ध न होना। ऐसी अनेक वस्तु होती है जिनका अधिकांश भाग बाजार में विनिमय के लिए नहीं आता है, इसलिए इनका वैलिडिटी मूल्य ज्ञात नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रीय आय की गणना संभव नहीं है। दोहरी गणना का भय। देखिए इसके अंदर क्या होता है कि दोहरी गणना का भी भय बना रहता है। एक वस्तु का मूल्य एक से अधिक बार गणना में शामिल किया जा सकता है। इन आलोचनाओं को देखते हुए पीगू जी ने प्रोफेसर पीगू की परिभाषा की हम बात कर लेते हैं। प्रोफेसर पीगू कहते हैं कि राष्ट्रीय आय का संबंध मौद्रिक दृष्टिकोण से है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आय केवल मुद्रा के दृष्टिकोण में ही मापी जाती है। उनके अनुसार राष्ट्रीय लाभांश किसी समुदाय की वास्तविक आय जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी शामिल है का वह भाग जिसे मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है राष्ट्रीय आय है। बहुत सिंपल सी परिभाषा दी है, बहुत छोटी सी परिभाषा दी है पीगू ने सिंपल सा कहा है कि इस राष्ट्रीय लाभांश किसी समुदाय की वास्तविक आय जिसमें विदेश से जो प्राप्त हो रही आय वो भी हम इसमें शामिल करेंगे का वह भाग जो मुद्रा में मापा जा सकता है। अल्टीमेटली बात वो क्या करता है, मुद्रा की बात करते हैं। कोई भी आय है जो मुद्रा में मापी जा सकती है उसे उन्होंने राष्ट्रीय आय के रूप में कहा है। यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ उनके जो आलोचक है वो बोलते हैं कि जो गैर मौद्रिक अर्थव्यवस्था अगर है जहाँ पर मुद्रा की बात नहीं हो रही जिस अर्थव्यवस्था के अंदर, तो क्या उसको हम शामिल नहीं करेंगे उसको राष्ट्रीय आय में। और उन्होंने कहा कि सेवा का जो क्षेत्र है वो अनिश्चित क्षेत्र है। नर्स में जो नर्स है वो सेवाएं हैं, डॉक्टर वो सेवाएं हैं, है ना। तो क्या इनको शामिल करेंगे या नहीं करेंगे, या ये दोनों चीज़ें उन्होंने इसमें शामिल नहीं की है, तो उनकी आलोचना की गई। अगली बात करते हैं प्रोफेसर पीगू द्वारा दी गई परिभाषा। पीगू की परिभाषा थी प्रोफेसर फिशर द्वारा दी गई परिभाषा। प्रोफेसर फिशर की परिभाषा मार्शल और पीगू की परिभाषा से भिन्न है। देखिए जो मार्शल की परिभाषा थी वो एक सैद्धांतिक परिभाषा थी। पीगू की परिभाषा एक व्यवहारिक परिभाषा है क्योंकि मुद्रा की बात करती है। अब फिशर साहब बोलते हैं, और देखिए पीगू और जो मार्शल की परिभाषा थी ये दोनों उत्पादन पर आधारित थी, लेकिन जो फिशर साहब की परिभाषा है राष्ट्रीय आय के संबंध में वो उपभोग पर आधारित परिभाषा है। फिशर के अनुसार राष्ट्रीय लाभांश अथवा राष्ट्रीय आय में केवल उन सेवाओं को जो अंतिम रूप से उपभोक्ता को उपभोग के लिए प्राप्त होती है। देखिए दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, राष्ट्रीय लाभांश अथवा राष्ट्रीय आय में केवल उन सेवाओं को जो अंतिम रूप से उपभोक्ता को उपभोग के लिए प्राप्त होती है, चाहे वो भौतिक वातावरण से प्राप्त हुई हो या मानवीय वातावरण से प्राप्त हुई हो, शामिल किया जाता है। वो सीधी बेस कर रहे हैं कि उपभोक्ता को उपभोग के लिए प्राप्त होनी चाहिए, चाहे वो भौतिक वातावरण से प्राप्त हुई हो या मानवीय वातावरण से प्राप्त हुई हो। उन्होंने आगे कहा है, देखिए पुराने ज़माने में पियानो जानते हैं ना, और ओवरकोट, ये महत्वपूर्ण हुआ करते थे। तो उन्होंने इसको उदाहरण देते हुए अपनी परिभाषा में लिखा है, इस प्रकार एक पियानो अथवा ओवरकोट जो मेरे लिए इस वर्ष बनाया गया है, क्योंकि बहुत महंगे होते थे, वो इस वर्ष की आय का भाग नहीं है, बल्कि वह पूंजी में वृद्धि मात्र है। केवल वे ही सेवाएं जो इन वस्तुओं के प्रयोग से मुझे इस वर्ष मिलेगी राष्ट्रीय आय है। वो कहते हैं कि पियानो और जो ओवरकोट है वो महंगा है, और मैं जो उपभोग करूँगा वो राष्ट्रीय आय में उसको मैं शामिल करूँगा, और जो अतिरिक्त जो पैसा लगा था उसको मैं क्या करूँगा, उसको मैं स्टॉक में वृद्धि मात्र मानूंगा या पूंजी में वृद्धि मात्र
मानूंगा जो इस साल मेरे काम में आई है वही राष्ट्रीय आय का भाग है। उन्हीं के अनुसार वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक उत्पादन का वह भाग है जो उस वर्ष विशेष में उपभोग किया जाता है। तो इस परिभाषा की बहुत सारी आलोचना हुई। उन्होंने कहा, आलोचकों ने, कि वार्षिक उपभोग की गणना करना कठिन है। टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के जीवन काल का अनुमान लगाना भी बहुत कठिन है। धन व समय का अपव्यय होगा। स्वामित्व व मूल्य घात करना भी कठिन है। ये सारी परिभाषाएं आपकी प्रारंभिक परिभाषाएं हैं। अब बात करते हैं नवीन परिभाषाओं की। देखिए, राष्ट्रीय आय की जो आधुनिक परिभाषाएं हैं उनके अंदर साइमन कुज़नेट्स की परिभाषा श्रेष्ठ है। प्रोफेसर साइमन कुज़नेट्स को अर्थशास्त्र में द्वितीय नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। साइमन कुज़नेट्स के अनुसार क्या है कि देश की उत्पादन व्यवस्था से वर्ष भर में प्रभावित होकर अंतिम उपभोक्ता के हाथों में पहुंचने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं अथवा देश की पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में शुद्ध वृद्धि को राष्ट्रीय आय कहते हैं। साइमन कुज़नेट्स ने कहा कि देश की उत्पादन व्यवस्था से वर्ष भर में प्रभावित होकर अंतिम उपभोक्ताओं के हाथों में पहुंचने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं अथवा देश की पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में शुद्ध वृद्धि को राष्ट्रीय आय कहते हैं। उन्होंने कहा कि देश में उत्पादित तो होती है, वर्ष भर में प्रभावित होती है, उपभोक्ताओं के हाथों में पहुंचती है वस्तु और सेवाएं। अगर पूंजी में बढ़ोतरी हो रही है तो वो स्टॉक में वृद्धि है, और उपभोग की जा रही है तो वो राष्ट्रीय आय है। भारत की राष्ट्रीय आय समिति के अनुसार राष्ट्रीय आय अनुमान एक निश्चित समय में वस्तुओं और सेवाओं की बगैर दोहरी गणना किए हुए माप है। भारतीय राष्ट्रीय आय समिति के अनुसार राष्ट्रीय आय अनुमान एक निश्चित समय में वस्तुओं और सेवाओं की बगैर दोहरी गणना किए हुए माप है। राष्ट्रीय आय की इन परिभाषाओं को देखते हुए हमें निम्नलिखित बातें याद होनी चाहिए कि राष्ट्रीय आय का संबंध किसी राष्ट्र विशेष से होता है। राष्ट्रीय आय किसी एक देश विशेष की होती है, चाहे वो भारत हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, संयुक्त राज्य अमेरिका हो। राष्ट्रीय आय की धारणा प्रवाह की धारणा है। राष्ट्रीय आय एक स्थिर स्टॉक की धारणा नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर चालू रहने वाले प्रभाव की धारणा है। अतः इसकी गणना के लिए समय की एक निश्चित अवधि लेना आवश्यक होता है। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए एक वर्षीय अवधि साधारणतः ली जाती है, क्योंकि एक वर्ष की अवधि के पश्चात सभी देशों की ऋतुओं का समावेश उसमें हो जाता है। सभी वस्तुओं और सेवाओं की गणना, राष्ट्रीय गणना के अंदर उन सभी वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है जिनका विनिमय मूल्य होता है। दोहरी गणना से बचना, राष्ट्रीय की गणना में प्रत्येक वस्तु तथा सेवा का मूल्य केवल एक बार ही शामिल किया जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि उनकी दोहरी गणना हो जाए। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर विजय कुमार, सहायक आचार्य EFM।